Assalamualaikum. We are live from the listener.pk's account. I hope you all are doing well. हमारा जो आज का live session है, it is going to be about the education therapy program. So the education therapy program is a newly launched program that the listener.pk has launched for the children with special needs. So अगर आपके पास specific topic से related कोई भी question है, please leave them in the comment box below and we are going to answer them at the end of the live session. So हमारा क्योंकि आज का टॉपिक एजुकेशन थेरेपी प्रोग्राम से रिलेटेड है, हमारे साथ जो आज की स्पीकर हैं, शी इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वी हैव ऑन बोर्ड फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम. सो आई कैन सी शी इज़ ओवर हियर. आई विल नाउ let Dr. Faiza join us so that we can start with the live session. Okay, just give me a second getting her in. Is the session? Alright, I'm still on. Okay. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मरियम कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. अरे फाइजा, कैन यू हियर मी फाइन? आवाज ठीक है? जी जी जी. एम आई ऑडिबल? यस यू आर. ओके. ऑलराइट, सो we'll start with the introduction. थोड़ा सा मैं करवाऊंगी, उसके बाद if there's anything you would like to add, please go ahead. ओके ओके. Alright, so we have Dr. Faiza Ashraf over here with us. She is a clinical psychologist who has been working for 8 years, and she is one of the psychologists, one of the finest psychologists we have here at the listener.pk as well. And she joined us for the program Education Therapy program, which is a recently launched program for the children with special needs. And Dr. Faiza over here has ample experience with children with special needs. She is a child counselor as well and a certified therapist. So, Faiza, this was a very short summary of whatever you have done so far. Or I was going through the list जो आपने मुझे कल भेजी, and there were so many amazing things over there. जितने seminars, workshops, और आपका जो learning process है, the best thing I found was कि आप अभी भी इतने experience के बाद you're still learning, you're still trying to improve, you're still trying to get hold of so much more information. So that is one of the very good things about you. So if there's anything you would like to add into introduction, please go ahead. नहीं मरियम, आई थिंक सो यू इंट्रोड्यूस मी वेरी वेल. बाकी जहाँ तक लर्निंग का प्रोसेस है तो वो तो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है आपका. जहाँ से आपको एडवांटेज मिले सीखने का तो आपको चाहिए कि आप उसको ज़रूर सीखें. इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी रिसेंटली, जो मैं एक इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है एमओ केयर के नाम से, उनके साथ जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ. नेशनली तो हमें पता चल रहा होता है कि क्या स्टडी चल रही है, लेकिन जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों का पता चलने लग जाए तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे हैं और आप क्या और ज़्यादा सीख सकते हैं. तो लर्निंग तो कह लें कि एक ना खत्म होने वाला प्रोसीजर है. तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. जी जरूर. So Faiza, हमारा जो recently launched program है education therapy program, please briefly tell us about it, कि उसकी क्या significance है, वो program है किस बारे में? अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि द listener.pk जो है एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जो 24/7 काम कर रही है लोगों को मेंटल हेल्प प्रोवाइड करने में. तो इसमें जो हमने ये ऐड किया है एजुकेशन और थेरेपी का प्रोग्राम, ये बेसिकली इसी वजह से था कि बहुत सी कॉल्स हमें आती थी कि बच्चों की थेरेपी हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो जैसे द listener.pk एक ऑनलाइन फैसिलिटी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों के साथ ऑनलाइन टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जो हमारी फाउंडर हैं द listener.pk की मिस राबिया उस्मान, उन्होंने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिसमें हम बच्चों को एजुकेशन और उनकी थेरेपी दोनों को साथ लेके चलें. इसमें ये है कि 4 days इन अ वीक बच्चे हमारे पास आएंगे. इसमें मॉर्निंग और इवनिंग बोथ क्लासेस होंगी. 3 to 4 आवर की ये क्लास है जिसमें हम बच्चों की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ उनकी एजुकेशन को भी लेके चलेंगे. सही हो गया. तो फाइजा, आपने जिस तरह से ये बात की, प्रोग्राम की बात हो गई, आपको क्यों लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं सब बच्चों के लिए? अच्छा, यहाँ पर तो हम कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन क्वेश्चन इज दिस कि कैसे बच्चे. हमारे पास क्या कहा जाता है कि स्पेशल नीड चाइल्ड हैं, तो मेरे ख्याल से तो हर बच्चा ही आजकल स्पेशल है.
हर बच्चे को ही स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। बच्चे जो हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं, उनके लिए भी हम बहुत से प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे अब समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर स्कूल अपना समर वेकेशन का एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा है, जिनमें उनकी आर्ट और क्रिएटिविटी को इन्हेंस किया जा रहा है। तो जो ये बच्चे हैं जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन के सर्कल में लेके आते हैं, तो इनको हम स्पेशल सर्कल में इस वजह से नहीं लेके आते हैं कि दे आर डिफरेंटली एबल, बल्कि हम इन्हें इस वजह से स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं कि दे हैव सम यूनिक एबिलिटी जो दूसरे बच्चों में नहीं है। प्रोग्राम डिजाइन करने की जरूरत यहाँ पर इस वजह से है कि इन बच्चों में जो क्वालिटीज हैं वो हिडन होती हैं, जो आमतौर पे हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते। जो हमारा एक जर्नल होम इन्वायरमेंट होता है, उसमें रहते हुए पेरेंट्स को मुश्किल हो जाती है उन बच्चों को अंडरस्टैंड करना। तो इन प्रोग्राम्स को हम एस्टेब्लिश इस वजह से करते हैं ताकि जो बच्चों में हिडन क्वालिटीज हैं वो थोड़ी सी बूस्टअप हों और बच्चे जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया। तो फाइजा, आपने जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस हुआ कि यू हैव एम्पल एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो आपने लाइफस्टाइल में कोई इम्प्रूवमेंट देखी है इस तरह के बच्चों को, चिल्ड्रन को? डू दीज प्रोग्राम्स एक्चुअली हेल्प? डेफिनेटली मरियम, ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं बच्चों को। मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ कि एक बच्चा है जो घर में बैठा हुआ है और घर में वो कॉन्टिन्यू ऑल ऑफ अ सडन उठता है और अपने फेस पे स्लैप करने लग जाता है। अब पेरेंट्स को ये नहीं रिकॉग्नाइजेशन होती कि आखिर ये स्लैप क्यों कर रहा है। वो समझते हैं कि कोई एंगर इशू आ रहा है या बच्चा कोई अपनी बात मनवाना चाह रहा है। ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि बच्चा अपने अंदर की फीलिंग को बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। तो जिस टाइम आप ट्रेन साइकोलॉजिस्ट के पास उनको लेके आते हैं, जिस टाइम प्रोफेशनल लोग उनके साथ डील करते हैं, तो वो चीजें जो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, साइकोलॉजिस्ट और हमारे जो थेरेपिस्ट हैं उस चीज को बाहर लेके आते हैं। बच्चे का जो बिहेवियर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लग जाता है। जो पेरेंट्स भी फील करते हैं कि हमारा बच्चा पहले ये हैबिट करता था, अब इसमें ये हैबिट जो है वो इम्प्रूव हो गई है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। और यहाँ एक और चीज है, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, कि कितनी देर में बच्चे रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पेरेंट्स को ये जानने की जरूरत है कि हम बच्चों को रिकवरी वाली साइड पे नहीं लेके आते, यहाँ पे बच्चों में इम्प्रूवमेंट रेशियो डेवलप करने की जरूरत होती है कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है स्टेप बाय स्टेप। वो इम्प्रूवमेंट विद इन अ डे हो सकती है, वो इम्प्रूवमेंट विद इन अ वीक हो सकती है, उस पर मंथ्स भी लग सकते हैं। इस इम्प्रूवमेंट के पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है कि जो थेरेपिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स घर में भी उनके हम लोग जो प्लान बना के देते हैं उस पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों में आती है वो इसी वजह से आती है कि उनको अटेंशन घर में नहीं मिल रही होती। तो जब उनको अटेंशन मिलती है एक इदारे में या एक ट्रेन साइकोलॉजिस्ट के अंडर तो वहां पर तो वो बिहेव ठीक कर लेते हैं। लेकिन जिस टाइम घर में जाते हैं और फिर वो एक ही कमरा और वही चीखो पुकार, तो बच्चों में वही चीज वापस आ जाती है, तो इम्प्रूवमेंट रेशियो लो हो जाता है और वहां पे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो फाइजा, प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। अभी हम जैसे एजुकेशन थेरेपी प्रोग्राम द लिस्टर.पीके ने जो इंट्रोड्यूस करवाया उसकी बात करें, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं द लिस्टर.पीके के प्रोग्राम में जो शायद आपको बाकी प्रोग्राम्स में ना मिले? अच्छा, जहां तक द listener.pk की बात की जाए, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वालिटीज इन द listener.pk। ऐसा नहीं कि मैं खुद इसके साथ काम कर रही हूँ। अगर 4 to 5 क्वालिटीज की मैं बात करूं तो द मेन क्वालिटी इज दिस कि यहाँ पर सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हैं। नोबॉडी इज इंटर्नी ओवर हियर। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक इंटरनी लेस हेल्पलाइन है, इंटरनी लेस इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर
30 to 40 साइकोलॉजिस्ट की जो टीम है काम कर रही है, और वो सब वेल एजुकेटेड हैं, वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और द लिसनर डॉट पीके के साथ भी काम कर रहे हैं। सेकेंड चीज आ जाती है जो मैं किसी और इंस्टीट्यूट के साथ कंपैरिजन तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे लेस एक्सपेंसिव जो मुझे लगा वो द लिसनर डॉट पीके है। यहाँ पर मिस साबिया उस्मान का अगेन मैं जिक्र करूंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की को फैसिलिटेट करने के लिए इस चीज़ को माइंड में रखा कि कम से कम एक्सपेंस में हम किस तरीके से पेरेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। थर्ड जो क्वालिटी एजुकेशन और थेरेपी प्रोग्राम के हवाले से है कि अंडर वन रूफ पेरेंट्स को ईच एंड एवरी फैसिलिटी प्रोवाइड है। पेरेंट्स को ऐसा नहीं कि एजुकेशन के लिए किसी और जगह पर जाना पड़ेगा, या थेरेपी के लिए स्पीच थेरेपी इशू है तो वो किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ऑक्यूपेशन का इशू है, मोटर स्किल्स इशू है तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने अंडर वन रूफ स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इवन दो कि अगर बच्चे में कोई ईटिंग बिहेवियर इश्यूज हैं तो हमारे पास प्रोफेशनल डाइटिशियनिस्ट भी मौजूद हैं जो बच्चों के ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान बना के देंगे। और अगर बच्चे को और भी कोई इशू आ जाता है, जैसे बहुत से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम बच्चों की हाइपर एक्टिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास ऑक्यूपेशनल जो हैं थेरेपिस्ट वो मौजूद हैं, आर्ट थेरेपिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो कुछ क्वालिटीज हैं जो मुझे कहीं पे और नजर नहीं आई। फोर्थ वन ये है कि हम लोग होम रीच प्रोग्राम जो है वो भी डिजाइन कर रहे हैं, जहां पे वो पेरेंट्स जो इस चीज की डिमांड करते हैं कि हम बच्चे को लेके नहीं आ सकते, तो हम उन्हें कुछ ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि उनके घर में ये इन्वायरमेंट वो बच्चे को दे सकते हैं, इस तरीके से डील कर सकते हैं, और मंथली हम उनका फॉलो अप लेते हैं। तो ये जो होम रीच प्रोग्राम है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू कैंपस प्रोग्राम, लेकिन ये भी एक क्वालिटी है द लिसनर डॉट पीके की जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक हो गया। तो फायजा, अभी जैसे थेरेपीज की बात हो रही थी, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, तो व्हिच थेरेपीज डू यू थिंक कैन हेल्प देम आउट? थेरेपीज को हम स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते कि ये थेरेपी ही हेल्प आउट करेगी। डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट नीड्स होती हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं वो प्ले थेरेपी के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं, बल्कि अब तो जो मेन स्ट्रीम में जो मॉन्टेसरी और प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उनकी टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है कि थ्रू प्ले थेरेपी एंड म्यूजिक थेरेपी आप बच्चों को किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। तो जो हमारे स्पेशली एबल बच्चे होते हैं ये तो ज्यादा सीखते हैं थ्रू प्ले एंड म्यूजिक थेरेपी, क्योंकि इनमें अटेंशन की जरूरत होती है और वही अटेंशन हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो आर्ट थेरेपी के थ्रू वो चीज एक्सप्लेन कर जाते हैं जो वो बाय वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हमें। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक कोई थेरेपी आपको बता दूं। जो हम थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एबीए थेरेपी है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है। इसके अलावा डिसलेक्सिया डिसफेगिया के लिए जो थेरेपीज हमारे पास होती हैं वो हैं, हमारे पास आर्ट थेरेपी है, एरोमा थेरेपी है हमारे पास। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक थेरेपी होगी, सोल्यूशन फोकस थेरेपी होती है। हम बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पर फोकस करके तो अपनी थेरेपी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे ये आपने बात की सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, तो इस तरह से नहीं होता कि एक ही बच्चे को लेकर आप ये सारी थेरेपीज करवाएंगे, या फिर हर बच्चे को देखकर उनकी थेरेपीज डिफरेंट होगी? हर बच्चे के अकॉर्डिंग थेरेपी डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। ये ऐसा नहीं है कि जैसे जी मतलब सॉरी, असेसमेंट के बाद जो बात करते हैं हम बार बार, जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं बाकी चीज़ों का डिटेल्स रहेगा, तो हम बार बार उन्हें कहते हैं कि आप ऑफिस आए, वहाँ पे आके असेसमेंट करवाएं अपने बच्चों के, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे, और उसके बाद आपको डिटेल्स वगैरह शेयर की जाएंगी। तो वो असेसमेंट में ही थेरेपीज वगैरह सारी आ जाती हैं। डेफिनेटली असेसमेंट में ही जब तक हम बच्चे को जज नहीं करेंगे, बच्चे को हम डायग्नोज नहीं करेंगे कि उसमें बेसिक किन चीजों में इशू आ रहा है, तो हम थेरेपी तो नहीं रिकमेंड कर सकते ना।
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जी स्पीच थेरेपी होगी। लेकिन अगर कुछ उसमें बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, उसमें एंगर इश्यूज हैं, उसमें और बहुत से बिहेवियर इश्यूज हैं, तो उसके लिए फिर हम एबीए की तरफ चले जाते हैं। अगर उसमें मोटर स्किल्स का इशू है तो हम ऑक्यूपेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये हम बच्चे को देख के उसकी हिस्ट्री टेकिंग करके कि कहाँ पर इशू आ रहा है। और स्पीच थेरेपी देने से पहले भी हमें बहुत से टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं कि क्या सिर्फ कम्युनिकेशन में इशू है या बच्चे के कोई क्लेफ्ट वगैरह में इशू है, प्रॉब्लम है, या कुदरती तौर पे ही उसमें वो चीज नहीं है कि वो बोल पाए। तो वो तो हम अगर फोन पे आप उन्हें कह देंगे कि जी स्पीच थेरेपी के थ्रू हम इसको बेटर कर देंगे, लेकिन अगर पीछे कोई इशू ही और होगा और वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ होगा, तो हम कैसे वर्क कर सकते हैं उस पर। Exactly. सही हो गया. So, Faiza, again, what kind of children with special needs are we taking in this program? क्योंकि बहुत सारे लोगों के एजेस के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, हम किस एज लिमिट तक ले रहे हैं, उसके बाद हम ऑटिस्टिक बच्चों को ले रहे हैं, या कैटेगरीज जो होती हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, हम कौन कौन से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इस प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हैं? अच्छा, स्पेशली ऑटिस्टिक चाइल्ड तो हैं और ऑटिज्म के बारे में इस कदर अवेयरनेस हो गई है कि अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक ना भी हो तो वो पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड एडीएचडी के हैं, सेरिब्रल पाल्सी के हैं, और सिर्फ यही बच्चे नहीं हैं, हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो स्लो लर्नर हैं, जो दूसरे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाते या वो बर्डन हैंडल नहीं कर पाते। तो वो बच्चे हम उनमें हैबिट डेवलप करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनके आईपीज बनाते हैं और फिर उनकी स्टडी को लेके चलते हैं। और इसमें एक और चीज है कि हम पेरेंट्स से ही इस चीज के बारे में पूछते हैं कि क्या आप बच्चे को ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़वाना चाह रहे हैं या आप पीटीबी की बुक्स पढ़ाना चाह रहे हैं। जो पेरेंट्स की इसमें डिमांड होती है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हमने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना है कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं बच्चे को लेके। तो इसमें स्लो लर्नर्स भी आ जाते हैं, इसमें डिस्फेगिया के बच्चे भी हैं, डिसलेक्सिया के अगेन है। अगर जो बच्चे जिनमें स्टटरिंग का इशू आ जाता है, जिसमें आर्टिकुलेशन का इशू आ जाता है, वो बच्चे भी हैं। तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हर लेवल का बच्चा है और उसको हम उसी के लेवल के अकॉर्डिंग ही डील करते हैं। ठीक हो गया. तो इसमें कोई स्पेसिफिक एज रिस्ट्रिक्शन है कि हम इस एज से इस एज तक के बच्चों को ले रहे हैं? अच्छा, एज है 3+ चाइल्ड हम लेते हैं, और ऑब्वियसली अगर वो बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है। सम टाइम फिजिकल एज अगर उसकी 19-20 ईयर है लेकिन मेंटल एज उसकी उतनी नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक हो गया. तो इसमें 14 to 15 तक की तो हमने एक एज लिमिट रखी हुई है कि थ्रू 4 to 14 to 15 हम स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। अगर वही बात आ जाती है कि 14 to 15 प्लस बच्चे जिनकी मेंटल एज कम है, तो ऑब्वियसली हम उनको भी टैकल करेंगे, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक हो गया. तो फाइजा, जैसे कि आप काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, चाइल्ड काउंसलर भी हैं, तो मेजर इशू जब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की हम बात करें, वो आता है पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस को लेके, कि मेजॉरिटी टाइम्स बेशक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसे आपने कहा ऑटिस्टिक बच्चों की अवेयरनेस, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑटिस्टिक हो जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे लोगों में अभी भी उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है. तो हाउ वुड यू एज अ थेरेपिस्ट और एज अ काउंसलर हेल्प अ पेरेंट एक्सेप्ट कि उनके बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है? अच्छा मरियम, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम है। पेरेंट्स की बच्चों के साथ जो एक चीज है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उसके बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक चीज आ जाती है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है मोस्टली, और वहां पर एक ही एज ग्रुप के डिफरेंट बच्चे, तो उनमें कंपटीशन आ जाता है कि ये बच्चा इस एज में बैठा, ये इस एज में चला। वहां पर एक इशू आ जाता है। जो थर्ड इशू आता है वो इशू ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं, बच्चे इसी तरीके से करते हैं बिहेव, कुछ बच्चे देर से ही चलते हैं, कोई नहीं बोल पड़ेगा। तो जब डायग्नोज में डिले हो जाता है तो ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कुछ जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो अपने बिहाफ पे बच्चों के डायग्नोसिस करवा भी रहे हैं,
और उनकी जल्द थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं तो उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन वही चीज आ जाती है, हमारी सोसाइटी में एक और चीज है कि मेटाफिजिकल कॉजेशन बहुत दी जाती है कि तुम्हारे अमाल का वो बहुत लेके आ जाते हैं बच्चों की मेंटल स्टेट के साथ। तो यहाँ पर पेरेंट्स खुद भी बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और फिर जब एक दफा जब डायग्नोज हो जाता है तो वो कंप्लीट क्रॉनिक स्ट्रेन की कंडीशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि डे बाय डे लाइफ पेरेंट्स की चेंज हो जाती है। तो जो हमारे ट्रेन्ड काउंसलर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका एक काम होता है, एक टर्म यूज होती है रेजिलियंस। रेजिलियंस एक ऐसी एबिलिटी जहां पर हम ओवरकम कर रहे होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, हम कोपिंग रिस्पॉन्स की तरफ कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और जब बच्चों में एक इशू, पेरेंट्स में एक चीज आ जाती है कि वाई अस, कि आखिर हम ही क्यों, हमारे साथ ही ये क्यों हुआ, तो हमें उस वाई अस को चेंज करना होता है वी शैल ओवरकम की तरफ। तो ये सिर्फ बच्चों के साथ हमारा काम नहीं होता, ये सुनने में और कहने में बहुत आसान होता है कि हम बच्चों के साथ ये थेरेपीज करते हैं, हमें डबल वर्क करना पड़ रहा होता है, चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट्स, कि हमें उन्हें भी स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकालना होता है, हमें उन्हें भी बहुत सी स्ट्रेटेजीज बतानी होती हैं, और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें बाकायदा उनके सेशंस लेने पड़ते हैं। तो ये पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस लेवल डेवलप करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं और प्लस जहाँ फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो वहां पर फिर इजी हो जाता है एक्सेप्टेंस लेवल डेवलप करना। ठीक हो गया। So, Faiza, I am actually done with all my questions. I think we have covered a lot of things. अगर कुछ और आप एजुकेशन थेरेपी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड। अच्छा, एजुकेशन थेरेपी प्रोग्राम बेसिकली मैं यही सबको मैसेज दूंगी, पेरेंट्स को भी, कि वो इस तरफ आएं और बच्चों को हम, फिर वही बात आ जाती है कि स्पेशल एबल चाइल्ड जो होते हैं उनकी जो हिडन क्वालिटीज हैं उन्हीं को हमने बाहर निकालना है। और अगर हम बहुत से नाम हिस्ट्री से लेके देखें तो वो भी ऑटिस्टिक थे, उनमें भी कई ऐसे नाम हैं जो मेंटली डिसेबल्ड थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा काम कर दिया कि अब हम किताबों में उनके नाम पढ़ते हैं कि ये चीज है, इस चीज। अब साइकोलॉजी के जो हैं फ्रॉइड हैं, वो भी, उनमें भी कुछ ना कुछ इशू था, मेंटल रिलेटेड इशू, लेकिन देखें हम पूरी हिस्ट्री उन्हीं की पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है। जैसे हम 3 बच्चे हैं एक फैमिली में और 2 बच्चे नॉर्मल हैं और एक बच्चा जो है वो डिफरेंटली एबल है, तो पेरेंट्स उन 2 बच्चों के एक्सपेंस तो बेयर कर लेते हैं, लेकिन थर्ड वन की दफा आके जब वो इंस्टीट्यूट का रुख करते हैं या साइकोलॉजिस्ट का रुख करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, ये तो सवाब का काम है। वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि यहाँ पर हमें 1-to-1 सेशन करना है, यहाँ पर हमें चीजें ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। जब बच्चा एक नॉर्मल या मेन स्ट्रीम स्कूल में जाता है तो वहां एक लिस्ट दे दी जाती है आपको स्टेशनरी की, वहां हर एक्टिविटी के टाइम पेरेंट्स को लिस्ट दे दी जाती है और पेरेंट्स खुशी खुशी उस लिस्ट को लेके बच्चे को चीजें प्रोवाइड भी करते हैं। यहाँ पर हम लोग खुद सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में 14-15 मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। इनको बिल्कुल इस तरीके से ना करें कि ये बेकार हैं या ये कुछ कर नहीं सकते। पेरेंट्स एक स्टेटमेंट जरूर देते हैं कि नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो करना ही करना है इसको, लेकिन वो एक्चुअली कर नहीं रहे होते। वो कहीं ना कहीं से हेल्प की ही सिचुएशन में होते हैं कि बस हमें हेल्प आउट कर दिया जाए, लीस्ट से लीस्ट पे हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, प्लस हमारी सोसाइटी एजुकेशन की बहुत जरूरत है। प्रोग्राम्स काफी काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा मजीद प्रोग्राम्स की जरूरत है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी फैसिलिटेट और एजुकेट करने की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो थेरेपिस्ट हैं उनके साथ वो भी पॉजिटिवली बिहेव करें, पॉजिटिवली उनके साथ, वो कहते हैं कदम से कदम मिलाकर चलें।
तो फिर ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी और इंशाल्लाह बेटर से बेटर काम होता चला जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फाइजा फॉर सच ए इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत अच्छा सेशन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई एम प्रीटी थैंक श्योर यू। विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एडमिशंस थ्रू दिस एज वेल। और इसके अलावा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। के इज अवेलेबल 24/7, माई हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल होती है। आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अस अ मैसेज इन द इनबॉक्स या फिर कॉल अस ऑन द हेल्पलाइन। So thank you again for joining, Faiza. Thank you so much for the थैंक यू wonderful सो मच। time. All right, so थैंक यू थैंक यू। we are going to conclude the live session and we will be back with another topic next week. Thank you so much. Allah Hafiz.